everyone, myself Supreet and you're watching my channel Maths Academy by Supreet. In this video, we're gonna cover CBSE Class 10 sample paper Standard Maths 2025 and 2026. So ये sample paper CBSE launch करती है. ये एक टाइप का एग्जाम्पल है कि किस टाइप का एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा. तो इसको भी आप अच्छे से करोगे तो आपकी ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी. सो ग्रैब योर नोटबुक. सो लेट्स सॉल्व दिस सैम्पल पेपर टुगेदर. So let's do the first question जिसमें A की वैल्यू हमें गिवन है, B is also given and C is also given जिसका LCM भी हमें दिया हुआ है which is 3780. इसमें हमें x की पावर जो 3 की पावर x है उसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, देन x is equals to what, और x हमारा 3 के ऊपर है which is 3 की पावर समथिंग. ओके, तो यहाँ पे ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है. यू विल जस्ट ऑप्ट द राइट वन. रफ वर्क में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए आपका आंसर सही है कि नहीं. ओके, तो यहाँ पे इफ यू विल सी ए की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है विच इज लाइक 2 to the power of 2 times 3 with the power of x. हमें b दिया हुआ है विच इज 2 to the power of 2, 3 and 5. c भी गिवन है समथिंग लाइक दिस. ओके, अब जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में आप क्या करते हो, जो सब कॉमन होता है आप वो लेते हो. करेक्ट, तो यहाँ पे मेरा 2 विद द पावर ऑफ 2 बिल्कुल कॉमन है. आप यहाँ पे एक पहले ये लिखोगे. तो रिमेंबर आपने जितने भी प्राइम नंबर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं, इसमें से जितने भी नंबर आप लोगे उनकी हाईएस्ट पावर लोगे. ओके, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर करेगा. तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 2 इन ऑल ऑफ दीज 3. तो आप उसमें से 2 to the power of 2 ले लोगे. ठीक है, अब आप 3 को देखोगे. 3 की पावर क्या है हाईएस्ट. अब देखो इन दोनों में तो कुछ भी नहीं है तो उसको आप एज्यूम करते हो कि 1 है. ओके, बट x की वैल्यू वी डू नॉट नो. अगर 1 भी होगी तो भी कवर हो जाएगा और उससे ज्यादा होगी तो भी कवर हो जाएगी. तो आप 3 to the power of x को यहाँ पे लोगे. ठीक है, अब जितने भी रिमेनिंग है, जब आप एलसीएम करते हो ना तो पहले आप कॉमन लेते हो हाईएस्ट वैल्यूज वाले, और जितने भी रिमेनिंग नंबर होते हैं आप उसको भी लेते हो. ठीक है, सो एलसीएम निकालने के लिए आप ऑल द प्राइम नंबर्स 1 by 1 लोगे, उनकी हाईएस्ट पावर लोगे और जो रिमेनिंग होगा वो भी लोगे. करेक्ट, ये हमारा एलसीएम निकलेगा अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग निकालूंगी, और ये एलसीएम हमें गिवन है. ओके, विच इज समथिंग लाइक दिस. अब देखो ये एलसीएम भी, ये भी एलसीएम है एबीसी का और ये भी एलसीएम है एबीसी का. तो आई कैन जस्ट पुट देम इक्वल्स क्योंकि ये दोनों ही एबीसी के एलसीएम है. ओके, ये दोनों एबीसी के, तो इनको हम इक्वल कर देंगे. करेक्ट, अब यहाँ पे आप 2 to the power of 2 को आप लिख सकते हो 4, 3 to the power of x and 3780. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 3 to the power of x multiply 4 times 5 is 20, 20 times 7 is 140 and 3780. Okay, 3 to the power of x ऐसे ही रहेगा equals to 3780 divided by 140. करेक्ट, अब इसको 2 times 7, 2 times 1, 8 and it will go with 9 times. ये जाएगा आपका 7 times 2 and 7 times 7 is 49. ओके, अभी आपका ये आ गया है और 27. ओके, अब ट्राई करो कि आपका बेस सेम हो जाए. तो 3 to the power of 3 will give you 27. करेक्ट, अब जब आपके बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाते हैं. गॉट इट? So the answer here is x equals to 3. So you can just click over the answer which is 3. Okay, अब let me just tell you आपको आंसर वहाँ लिखने भी कैसे हैं. तो आप आंसर, ये तो आपने सब रफ वर्क में किया एंड यू गॉट योर आंसर x equals to 3. करेक्ट, तो अब लास्ट में ऑप्शन लाइक 1 का आंसर C which is 3. ओके, तो ये आप जरूर लिख के आओगे, खाली नंबरिंग नहीं करोगे. You will write the answer as well. Okay, so let's get into the second question. Second question में the shortest distance in units of the point 2, 3 from y axis is what? अब देखो पहले तो हम इसका ना छोटा सा एक ड्रॉ करके देखते हैं. 2, 3 दोनों पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो इधर ही लाई करेंगे. ठीक है, इसमें से 2 हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट है और 3 हमारा y कोऑर्डिनेट है, और ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस. तो सपोज करो ये मेरा एक पॉइंट है
विच इज समथिंग लाइक, इसको आप मार्क कर लो एंड जस्ट मेक इट लाइक ए. सपोज करो ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 and 3 है. ओके, तो यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना है, दैट व्हेन यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, सपोज हम पॉइंट ए नेम दिया ना इसको, तो पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आप देखोगे उसका y कोऑर्डिनेट. ओके, और अगर आप निकाल रहे हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, this time we are looking for y axis, तो आप कौन सा कोऑर्डिनेट देखोगे? x कोऑर्डिनेट. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको. इसके अकॉर्डिंगली लेट्स डू द क्वेश्चन. इसमें क्या है कि सपोज करो पॉइंट ए मेरा इधर है. ओके, और यहाँ पे इफ यू विल सी x2 है, 3y है, मुझे डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का. ओके, पॉइंट के अकॉर्डिंगली मुझे y एक्सिस से देखना है कि वो कितनी दूर है. तो आपको देखो ना, ये y है, ये x है, तो ये कितनी दूर है? ओके, तो ये 2 काउंट होगा. ओके, जब आप y एक्सिस से अलॉन्ग देखते हो कि y से पॉइंट कितनी दूर है, तो आप अपवर्ड देख रहे हो, तो दैट मीन्स 3 स्टेप ऊपर जा रहे हो. तो यहाँ पे यू आर टेकिंग 2 steps टूवर्ड्स दिस साइड, सो द आंसर विल बी option A, which is 2. So the answer for second question, option is A, and that is 2. Okay, and you will mark a tick here as well. Got it? If the lines given by 3x plus 2ky is equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equals to 0 are not parallel, then k has to be what from these 4 options. Okay, मुझे basically k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और एक कंडीशन उन्होंने हमें दे दी है कि 2 लाइन तो है बट वो दोनों पैरेलल नहीं है. ओके, अब देखो अगर 2 लाइन्स होती हैं उसमें ना 3 ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास. या तो वो पैरेलल होती हैं, या लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, या फिर कोइंसिडेंट होती है. ओके, ये 3 केसेस होते हैं जब हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, बट पैरेलल तो नहीं है. वो तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया दैट 2 लाइंस आर नॉट पैरेलल. तो 1 कंडीशन बिल्कुल कट है, उसको तो हम देखने नहीं वाले. अभी इंटरसेक्टिंग हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है, करेक्ट. बट अब हमें कैसे पता चलेगा वो क्या है? तो लेट्स लर्न अबाउट दीज 2 ऑफ द थिंग्स जिसमें कि हम क्या कंडीशन लेके चलते हैं. सपोज वी हैव एनी ऑफ द लाइन, जैसे कि A1 और B1y इज इक्वल्स टू C1. ओके, एंड मेरी दूसरी लाइन है जिसमें A2, बिकॉज हमें ये नहीं पता तो आई एम जस्ट टेकिंग इट A1 एंड A2 B2 एंड C2 हियर. ओके, जब 2 लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उनकी कंडीशन होती है कि उन लाइन में ये जो A1 अपॉन A2 है इज नेवर इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. ओके, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, और ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग में. अभी कोइंसिडेंट भी है, सो लेट्स लर्न अबाउट कोइंसिडेंट में आप कौन सी अप्लाई करोगे. कोइंसिडेंट में सेम ये 2 लाइनें हैं, बट उसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू C2. ओके, तो चलो दोनों कंडीशंस को हम अप्लाई करके देखते हैं. तो फर्स्ट आई एम गोना चेक विद कोइंसिडेंट हियर कि कोइंसिडेंट तो नहीं है. तो आप खुद देखो, मेरे पास 2 लाइन्स हैं जिसमें से एक लाइन है जैसे कि फर्स्ट लाइन इज 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2, करेक्ट. और सेकेंड लाइन है which is 2x plus 5y plus 1 equals to 0. Okay, तो यहाँ पे I will check with coincident first. कोइंसिडेंट के अगर मैं चेक करती हूँ तो A1 अपॉन A2, यहाँ पे मेरा A क्या है? A1 मेरा है 3, A2 मेरा है 2. ओके, और यहाँ पे B1 और B2 क्या है? 2 and 5, करेक्ट. C1 एंड C2 के लिए 2C है, और जब C2 मुझे निकालना होगा तो आपको पता है कि जब आप 1 उधर लेके जाओगे तो ये -1 हो जाएगा. ओके, तो चलो ये कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कोइंसिडेंट की, क्योंकि आई डू नॉट नो कि वो लाइन क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगी, करेक्ट. तो पहले मैं उसको कोइंसिडेंट लेके चल रही हूँ, तो लेट्स सी कि शायद मेरी वैल्यू निकल आए. तो A1 अपॉन A2
is equals to b1 which is 2k. मुझे नहीं पता ना k क्या है, k कांस्टेंट है तो वो तो लेना ही पड़ेगा, वेरिएबल तो नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं, राइट. एंड इक्वल्स टू 2/-1. ओके, तो अगर मैं इस कंडीशन में देखती हूँ तो पहली बात के मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो कि ऊपर न्यूमरेटर क्या आने वाला है, कि मैं न्यूमरेटर्स में देख लूँ कि सब कुछ सेम है कि नहीं, और डिनोमिनेटर्स भी मेरे मैच नहीं कर रहे. सो ये कंडीशन तो वर्क कर ही नहीं रही है, दे आर अनइक्वल, और कोइंसिडेंट होने के लिए उनका इक्वल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट. तो हो सकता है मेरा इंटरसेक्टिंग वर्क कर जाए, तो चलो अब इंटरसेक्टिंग को वर्क करके देखते हैं. इंटरसेक्टिंग के लिए मेरी कंडीशन है दैट a1/a2 is unequals to b1/b2. ओके, तो मेरा a1 क्या है, लाइक यहाँ पे ऊपर मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको, 3/2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 2k/5. ठीक है, अब आपको पता है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. एंड अगर आप k को ऑल लर्न करते हो तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ओके, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको k इधर लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, you will get something like this. So I think you got the point here कि आपका आंसर है k which is not equals to 15/4. So the answer B is the correct option here, okay, which is not equals to 15/4. अब आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, कई बार ना स्टूडेंट इस अनइक्वल को करना भूल जाते हैं, तो अब आपके पास 15/4 ऑप्शन भी है, तो मोस्टली वो A को करेक्ट कर देंगे. सो बी केयरफुल विद दिस, अगर अनइक्वल चल रहा है तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है. ओके, सो द आंसर हियर इज 3 का आंसर कैसे लिखोगे आप, B which is not equals to 15/4. ओके, तो विद ऑप्शन आपने उसका आंसर भी लिख के आना है. Got it? So the question number 4 is a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. यहाँ पे circumscribe का मतलब होता है कि एक quadrilateral है आपका, quadrilateral 4-sided shape को बोलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल है, और सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि वो उसके कहीं ना कहीं साइड्स को टच करते हुए ही बना है, 4 साइड्स को टच कर रहा है. ओके, सो समथिंग लाइक दिस, इट्स नॉट अ प्रॉपर वन बट स्टिल एक सर्कल है जो उसके इनसाइड उसकी साइड्स को टच करके ही सर्कल है. ओके, नाउ द पॉइंट इज कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो BC है, तो चलो पहले इसको नेमिंग देते हैं, इट्स लाइक AB एंड CD. तो जो AB है दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. ओके, BC इन्होंने हमें दिया हुआ विच इज 7 सेंटीमीटर, CD इज 4 सेंटीमीटर और AD हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और मुझे AB की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है जो 4 साइड्स में सर्कल टच कर रहा है और अंदर फिक्स है, करेक्ट. अब जब एक सर्कमस्क्राइब सर्कल होता है तो उसके लिए इट्स अ टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल. उसका मतलब होता है कि बोथ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, उसमें क्या होता है, जब एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर एक सर्कल होता है जो उसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है, बेसिकली ये सर्कल के टेंजेंट्स बन गए. आप ध्यान से देखोगे तो ये टेंजेंट्स हैं. ओके, आप देखो इसको, ये टेंजेंट्स हो गए हैं, ये इस सर्कल का टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है. ओके, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने यूज करना है. इसका मतलब होता है कि आपकी जो ऑपोजिट साइड है ना, सम ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल वो इक्वल हो जाती है. ठीक है, तो उसके लिए इफ यू विल सी द ऑपोजिट साइड, तो AB की सम DC के साथ विल बी इक्वल टू AD प्लस BC. ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी आपको, सम ऑफ द लेंथ of opposite sides are equal. ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब एक सर्कमस्क्राइब सर्कल होगा, करेक्ट. तो ये आपका AB आपको नहीं पता है, बस अब आप वैल्यूज पुट करो, DC is 4, AD is 3 and BC is 7. ओके, तो AB plus 4 is equals to 7 plus 3 is 10 and AB आपका आ जाएगा 10 minus 4 which is 6. So 6 centimeter will be the answer. So which is option number C. So the answer for fourth question is C part which is 6 centimeter. Easy?
So let's do question number 5. If sec theta plus tan theta is equals to x, then sec theta minus tan theta will be what? Okay, ये मुझे निकालना है, ये मुझे given है. तो I know one thing कि जो sec square theta होता है ना minus tan square theta is always and always equals to 1. तो यहाँ पे मैं a square plus b square की a square minus b square. So the fifth question is, if sec theta plus tan theta is equals to x, then sec theta minus tan theta will be what? अब मुझे ये given है और ये निकालना है. Okay, तो इससे कुछ correlated सा ही हम निकालेंगे. So basically we know that कि sec square theta minus tan square theta is equals to 1. ओके, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. वो क्या होती है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा. ओके, हम करते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी. ओके, तो यहाँ पे यू गॉट समथिंग लाइक दिस. तो मतलब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके स्प्लिट कर सकती हूँ. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1. करेक्ट. अभी मुझे क्या निकालना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा और मैं ये वाला उस साइड ले जाऊंगी. तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. ओके, आई गॉट समथिंग लाइक दिस. इसकी मुझे वैल्यू पता है. आप देखो ये हमें क्वेश्चन में दिया है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स. तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे which is 1 upon x now. ये हमें given था ना, so that's how we got the answer, which is 1 upon x. So option D is the correct option. Okay, तो कैसे लिखोगे आप इसको? For the fifth question, part D, 1 upon x is the correct one. Clear? Let's do the next question now. So the sixth question is which one of the following. So the sixth question is which one of the following is not a quadratic equation. ठीक है, ये चारों हमें ऑप्शन दिए जिसमें से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमें उसको ऑप्ट करना है. तो रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है? जब x की वैल्यू 2 होती है. ओके, x टू द पावर ऑफ 2 विल बी टेकन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर उसकी पावर 3 है या 1 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती. तो हमें ये देखना है कि 4 के 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिसमें हाईएस्ट पावर x की 2 नहीं है. ओके, और अगर 3 भी होगा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. ओके, हाईएस्ट पावर इक्वेशन में 2 ही होनी चाहिए, देन ओनली इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट यहाँ पे हमें नॉट देखना है, तो बी केयरफुल विद दिस. ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं. चलो फर्स्ट ऑप्शन के लिए लेट जस्ट सॉल्व दिस आउट फर्स्ट. तो x प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 एंड क्वेश्चन हमारा ये है. ओके, चलो इसको ओपन करते हैं. सो इट्स लाइक समथिंग दिस और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 6. ओके, ये आपका, अब आप इसको लाइक टर्म्स एक साथ ले लो कि जैसे कि 4 माइनस 2x 6 माइनस 4. ओके, तो ये आपका आ गया 2x. ये आपका 2 आएगा, जो पॉजिटिव होगा उसको आप इधर भी ला सकते हो. करेक्ट, नेगेटिव में. तो यहाँ पे हाईएस्ट पार्ट तो आपकी x का स्क्वायर ही आ रही है. सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, करेक्ट. तो ये तो हम ऑप्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमें चाहिए जो नहीं है. तो लेट्स गो इनटू द सेकेंड. अभी तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, बट आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना, उसके बाद आपको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है. ओके, सो लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट. बिकॉज ये 1 मार्क्स के हैं तो आपको टाइम को भी ध्यान से देख के करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ कैन यू सॉल्व इट. बट आपको जस्ट ये मिल गया तो बस उसके बाद आप स्टॉप कर जाना. हियर इफ यू विल सी, ये -1 है, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बाहर वाला दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा. राइट, इसको ये आपका 1, इसको पहले ओपन कर लेते हैं. समथिंग लाइक 1 का स्क्वायर, दिस इज लाइक 3 का स्क्वायर विच इज 9x स्क्वायर प्लस एंड इट विल गिव यू माइनस का 6x. अब आप इसको अगर ओपन भी करते हो, ये हम इसलिए करके देख रहे हैं बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि एक नेगेटिव की वजह से भी कई बार
पूरा एक्स स्क्वायर कट हो जाता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका -9x² आ रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना तो ये 1 से तो ज़्यादा ही होगा, राइट। तो डेफिनेटली आपका बचेगा ही बचेगा। अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ये आपका 9 इधर आ जाएगा, राइट, विच इज समथिंग लाइक 10 बन जाएगा, करेक्ट। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स चेक द थर्ड पार्ट, सी पार्ट। अब कभी कभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्यूब है, चलो इसको तो सीधा इसी को ही ऑप्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, ओके। ये भी ध्यान रखना, कई बार सॉल्व करके ना वो क्यूब वाले चला जाता है। तो लेट जस्ट सॉल्व दिस फर्स्ट। शायद ये रहेगा, अगर रहेगा क्यूब तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक। अगर चला गया, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स हमें x² मिल जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ओके। तो चलो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस आउट फर्स्ट, जिसमें कि इफ यू विल सी, यू विल गेट x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1, इसको ओपन करते हैं, x³ प्लस 1 प्लस 3x² एंड 3x, ओके। तो यहाँ पे इफ यू विल सी, ये आपका x³ इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, और x² मेरे पास ये दोनों है। तो एक बार इसको सॉल्व करके आप देखो, आपको पता होगा ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये भी सब्ट्रैक्ट होगा तब भी आपके पास 2x बचने वाला है, 2x²। सो डेफिनेटली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो डी पार्ट करते हैं, आई थिंक वही होगा बिकॉज तीनों आपने चेक कर लिए हैं, बट चलो लेट्स जस्ट चेक दिस आउट। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट x² और फिर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये इक्वल्स के उस साइड है हमारा x², डेफिनेटली जब वो इस साइड आएगा वो नेगेटिव x² हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा x² की वैल्यू रहेगी नहीं इधर, ओके। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गॉट इट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर x² होना बहुत जरूरी है। ये नहीं देखना आपने x³ लग रहा है तो यही होगा, नहीं, उसको सॉल्व करके देखो, अगर कैंसिल हो रहा है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। सो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो द आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन इज डी पार्ट। इसके लिए भी आप प्रॉपर आंसर लिखोगे, 6 इज इक्वल्स टू डी विच इज x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 3, करेक्ट। तो आप प्रॉपर आंसर ऐसे ही मेंशन करोगे विथ होल क्वेश्चन का पार्ट लिख के, ताकि आप जो चेक कर रहे हो उसको इजीली वो चेक कर सके, ओके, और कुछ मिस ना हो जाए। Let's start with the question number 7. Given below is the picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circles. ठीक है, ये circles है, ये congruent circles हैं और इनका रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच है। इसका मतलब ये 5 सर्कल्स हैं, 5 के 5 सर्कल्स का जो रेडियस है दैट इज 1 centimeter, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also the length of 1 centimeter, okay। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपके जो 5 सर्कल्स हैं कॉन्करेंट हैं, तो पहले तो आप उनकी रेडियस देख लो कि हर सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है, ओके। हर सर्कल की 1 सेंटीमीटर है। सेकेंड थिंग वो बोल रहे हैं कि वो इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे, वो दो सर्कल्स इस टाइप से मिल रहे हैं कि जो कोड है ना, जो कोड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज ऑल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर, कि जहां पे ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं वहां से जो कोड बन रही है दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, अब डॉटेड रीजन कौन सी है, ये सारे डॉटेड है जहां पे वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जहां पे वो मिल रहे हैं, वो जो एरिया कॉमन आ रहा है दैट इज अ डॉटेड रीजन, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन सारे सर्कल्स का रेडियस उन्होंने हमें बिल्कुल सिमिलर दिया है विच इज 1 सेंटीमीटर, ओके। तो यानी ये सर्कल का भी 1 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस हमें दिया हुआ है, कोड की लेंथ भी हमें दे दिया विच इज 1 सेंटीमीटर, इट इज फॉर एवरी सर्कल 1 सेंटीमीटर हर सर्कल के लिए। इधर से देखेंगे तो ये कोड है, ठीक है, वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो कोड है ना इस येलो सर्कल के लिए
वो कोड ब्लू सर्कल के लिए भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। सिमिलरली विद अदर सर्कल्स एज वेल, जो ग्रीन का कोड है वो रेड का भी कोड है, आप ध्यान से देखो, ये देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये कोड है येलो के लिए, तो अगर मैं येलो के कोड को देखती हूँ और रेडियस देखती हूँ, दोनों 1 1 है, तो दैट मीन्स ये भी मेरा 1 होगा। तो ये मेरा कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि मेरा रेडियस 1 था तो ये वाली साइड भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी, और ये चीज मेरे सारे सर्कल्स में होगी, ठीक है। तो जैसे कि रेड सर्कल में ही देख लेते हैं, ये मेरा रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये जो कोड की लेंथ है वो भी उन्होंने 1 सेंटीमीटर हमें दिया है। सो डेफिनेटली थर्ड भी हमारी सेम होगी, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि वो भी एक रेडियस है, ठीक है। तो ट्राइंगल तो मुझे पता चल गया, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये इसकी कोड है तो वो जो पर्पल ब्लू सर्कल है उसका भी कोड है, करेक्ट। तो ये जो शेडेड रीजन है, उस शेडेड रीजन को ये कोड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये चीज ये कोड है, तो ये इसकी कोड है, इसकी कोड है, बेसिकली ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये इक्वली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यानी आपके पास कितने पार्ट्स हो गए इन टोटल, अगर मैं कोड के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन ये यहाँ पे आ रहा है, रेड के अकॉर्डिंग ये यहाँ आ रहा है, तो ये हैव 2 पार्ट्स इधर एंड 2 पार्ट्स इधर, इधर और इधर मिला के यू हैव 8 रीजन्स ऐसे हैं जो शेडेड हैं, जो बेसिकली है तो वो 4, लाइक 1 2 3 एंड 4, बट कोड की वजह से इट्स लाइक 8, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन जस्ट फाइंड दस कि अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाए और एरिया ऑफ सेक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सेक्टर का एरिया, इस चीज़ को सेक्टर बोलते हैं, करेक्ट। इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल ही कट कर दूंगी तो डेफिनेटली मुझे ये वाला रीजन मिल जाएगा। तो बस यही मैं टारगेट रखूंगी, तो आई विल जस्ट गो विद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा है जिसको मैं निकाल रही हूँ, ओके, ये वाला पार्ट। सो माइनर सेगमेंट फॉर येलो विल बी सेम एज द माइनर सेगमेंट फॉर ब्लू, ऐसे ही ब्लैक और येलो, रेड एंड ग्रीन, दैट्स व्हाई आई गॉट 8 रीजन्स, ठीक है। तो पहले मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकालूंगी एक सर्कल के अकॉर्डिंग, और उसको आई विल डू टाइम्स विद 8, ठीक है, क्योंकि 8 रीजन्स है मेरे पास। सो माइनर सेगमेंट के लिए आई विल just subtract area of sector minus area of equilateral triangle, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे पता चल गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आपका होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ओके। फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे। थीटा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, ओके। तो पाई, अब यहाँ पे आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई बिकॉज मेरे ऑप्शंस में ना आंसर्स पाई में है, ओके। तो मैं पाई को कुछ नहीं लिखूंगी। साइड मेरी कितनी थी, 1 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व इट आउट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यू विल गेट 6 हियर एंड देन यू विल गेट समथिंग लाइक, मैं इसको इधर सॉल्व करती हूँ, पाई आर स्क्वायर, और हाँ यहाँ पे रेडियस भी यू हैव टू पुट इट लाइक 1, सो डेफिनेटली ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। So let's just erase this part, which is pi/6. Okay, wait. So it's like pi/6 minus √3/4. करेक्ट। अब ये जो रीजन आया ना मेरा, ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, दैट इज फॉर 1 पार्ट, 1 minor segment है, but I have 8 regions, okay, so I will do times 8 here, that's what will be the answer. So area of minor segment is 8 times area of 1 minor segment, okay. ये 8 माइनर सेगमेंट्स का ऑल टुगेदर आपका शेडेड रीजन आ गया, विच इज सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज minor segments 8 minor segments, okay. So basically area of shaded region. अब आप देख सकते हो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, do we have this option? Yes, it's D. So आंसर आप प्रॉपर लिखोगे, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, 7 का D पार्ट which is this, okay. Remember this point कि आपको प्रॉपरली आंसर भी मेंशन करना है, that's it.
So let's do the next question here. So let's do question number 7. The area of the circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter. Inscribed हो, circumscribed हो, तो just remember वो उसके अंदर है, okay? और वो उसके 4 sides को touch कर रहा है. तो we have a square here and inside we have a circle, okay? तो यहाँ पे तो हमें mention कर दिया कि वो एक square है and look at my circle, it's not in a proper way, but ये proper आपका circle होना चाहिए, okay? तो यहाँ पे जो square है उसकी जो side है which is 6 centimeter here as well, ठीक है? ये हमारा एक square है जिसके अंदर एक circle है, तो उसका हमें एरिया निकालना है सर्कल का, ओके? तो बहुत सिंपल है, जब एक स्क्वायर है तो डेफिनेटली उसकी 4 साइड सेम होगी और डेफिनेटली ये चीज़ भी हमारी सेम होगी विच इज 6 सेंटीमीटर अगेन. और ये जो 6 सेंटीमीटर है ये हमारे सर्कल का सेंटर से जो निकल रहा है दैट इज अ डायामीटर. तो डायामीटर क्या हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायामीटर विच इज 3 सेंटीमीटर हियर. तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो पाई आर इज व्हाट रेडियस 3 का स्क्वायर, अगेन यू विल गेट 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके? अब रिमेंबर मैंने पाई की वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं डाली बिकॉज ऑप्शंस में नहीं थी, पाई पूरा दिया हुआ था, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट द आंसर लाइक दिस. बट रिमेंबर अगर आपके पास पाई है और आप ऐसे मत छोड़ना, आप वैल्यू पुट कर देना उसके अंदर. सो हियर यू गॉट द आंसर ऑप्शन नंबर डी. सो 7th का ऑप्शन नंबर डी विच इज 9 pi centimeter square. Correct? So the next question is question number 8. A pair of die is tossed. The probability of not getting the sum 8 is. अब देखो या तो आप इसमें फटाफट से टेबल बना लेना, नहीं बना सकते, टाइम टेकिंग है, नहीं लग रहा है, तो आप सम ऑफ 8 देखो आपको कब मिलता है, ठीक है? 1 by 1 काउंट करोगे तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, कुछ मिस नहीं होगा. जैसे कि 1 में आई विल एड मैक्सिमम 6, तो मेरे को 8 नहीं मिलेगा, तो 6 और 1 के कोई चांस ही नहीं है. लेट्स चेक विद 2 and 6 में 8, यस, ठीक है? 3 का साथ देखो, 3 के साथ इफ आई विल एड 5 आई विल गेट अ 8. 4 के साथ आई विल एड 4, 5. अब इसका स्वॉप होता जाएगा एंड 6 2, ठीक है? कितने चांसेस है आपको 8 मिल जाएगा एज अ सम? 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट? और टोटल ऑप्शंस कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी में टू गेट द सम इज 8. तो वो तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है 5, करेक्ट? बट वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8. ये आपको ध्यान रखना है. तो ये तो मेरा है व्हेन आई एम गेटिंग 8. तो मेरा टोटल आउटकम कितना था? Total outcome is 36. And if you want to see कि 36 में से अगर 5 में 8 आ रहा है तो रिमेनिंग में 8 नहीं आएगा, दैट इज 31. तो यहाँ पे मेरे फेवरेबल हो गए 31 बिकॉज आई वॉन्ट नॉट गेटिंग द सम 8 और अपॉन टोटल आउटकम. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर द 8 पार्ट. द आंसर इज बी विच इज 31 अपॉन 36. गॉट इट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में नॉट या वो क्या मांग रहे हैं इसको प्लीज अच्छे से रीड करना, नहीं तो रॉन्ग हो सकता है. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3. सो x जो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, इट शुड बी इक्वल टू 0 और मोर देन 0 और इक्वल्स टू 90 और लेस देन 90, ओके? तो यहाँ पे लेट्स जस्ट कॉपी दिस आउट फर्स्ट जो हमें गिवन है. तो मैं 2 √3 के नीचे लेके जा सकती हूँ, ओके? नाउ √3 अपॉन 2, आई नो कि √3 अपॉन 2 को आई कैन राइट लाइक sin 60 को. sin 60 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, करेक्ट? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों के साइन सेम है, लाइक sin A इज इक्वल टू sin B, ओके? तो उन दोनों के एंगल्स को भी हम इक्वल रख सकते हैं, ओके? रिमेंबर दिस पॉइंट, ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं. तो यहाँ पे साइन के जो एंगल्स हैं हम उन दोनों को इक्वल रखेंगे. तो x की वैल्यू विल बी 60 अपॉन 5 विच इज लाइक 12 डिग्री, ओके? तो x की वैल्यू इज 12 डिग्री. ऑप्शन नंबर बी, ओके? So let's start question number 10. The sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81. ठीक है? दो नंबर है जिनका सम 1 to 15 है
और उनका HCF 81 है। तो HCF किसको बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ओके, अब दो नंबर मुझे नहीं पता क्या है, बट उनका HCF मुझे पता है। HCF के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ उधर। सपोज करो आपका ना दो नंबर्स ऐसे हैं, ओके, और उनका सम 27 है। अब मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट 6 लाइक 3 times 2, है ना, और 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 times 7। सो इसका मतलब कोई दो नंबर है जिनको प्लस करके आपका 27 आंसर आ रहा है, ठीक है। और इन दो नंबर का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3, क्योंकि ये देखो प्राइम नंबर्स है, 3, 2, 3, 7, मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं जिसमें से मैं हाईएस्ट कॉमन लूंगी। तो हाईएस्ट कॉमन किसको बोलते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया। तो इसका मतलब 3 के साथ कोई नंबर वो मेरा फर्स्ट नंबर है, और 3 के साथ कोई और नंबर वो मेरा सेकंड नंबर है। सिमिलरली इस केस में HCF मेरा 81 दिया हुआ है, मतलब 81 दोनों नंबर के साथ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट नंबर नहीं पता, तो मैं लेट कर लूंगी उसको x, और वो हो जाएगा 8 times x, ठीक है ना। ये आपको समझ आया मैंने कैसे समझ इधर करा है? बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जैसे कि 3 दोनों में इंक्लूडेड है, ऐसे ही 81 भी दोनों में इंक्लूड होगा, बस उसके साथ कोई और नंबर साथ में होगा जो हमें निकालना है। ओके, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 81 टाइम्स y, ठीक है। मुझे नहीं पता ना क्या है सेकंड नंबर, सो दैट इज 81 टाइम्स y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो 1 to 1 5 है। तो चलो दोनों नंबर्स यही है जो हमने लेट करके निकाले अभी HCF से, और उन दोनों का सम क्या है? 1 to 1 5। ओके, यहाँ पे 81 आप कॉमन ले लोगे एंड अंदर आप x और y को लिख दोगे, करेक्ट। अब आपको 81 को डिवाइड करना है 1 to 1 5 से। सो यू विल डिवाइड 81 हियर, एंड जब आप इसको 9 के टेबल से करोगे तो आपको मिलेगा 1 एंड देन 3 5 9 times 1 and 5। So x plus y is 15 here। ओके, अब आपको दो नंबर ऐसे हैं, ऐसे नंबर दो चाहिए जिसको आप सम करोगे ना तो आपका 15 आना चाहिए। ओके, अब ये चीज निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके दो नंबर कौन से हो सकते हैं। अब देखो बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप प्लस करोगे तो आपको 15 मिलेगा, करेक्ट। बस अब आपको वो नंबर नहीं लेने जो को प्राइम है, वो ही लेने हैं। मतलब आपको ऐसे नंबर नहीं लेने जो को प्राइम ना हो, ओके, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन आप निकाल चुके हो, कॉमन 81 आपके पास आ चुका है। अब आपको कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जो को प्राइम हो, मतलब वो सिर्फ 1 के टेबल में आए और किसी के टेबल में ना आए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट 1 and 14, ठीक है, 1 and 14 आपके दोनों ही 1 के टेबल में आ सकते हैं और किसी के टेबल में नहीं आएंगे। अगर मैं लूंगी 2 और 13, वो भी किसी एक टेबल में नहीं आ सकते, है ना। अगर आई विल टेक 3 and 12, वो आ सकते हैं क्योंकि वो 3 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। तो ये नहीं लोगे आप, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना, 12 का कॉमन आ जाएगा आपके 4, देन यू विल गेट अ 3, फिर से कॉमन निकल जाएगा। अब कॉमन आप ले चुके हो, अब आपको दोनों ऐसे डिफरेंट नंबर्स लेने। ओके, इफ यू विल टेक 4 एंड 40 आई मीन 11, ये भी काम कर जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हो 10 और 5, नहीं ये नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि 10 और 5 दोनों 5 के टेबल में आएंगे। इसके बाद यू कैन टेक 6 और 9, नहीं ये भी नहीं ले सकते, ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा। इसके बाद आप चेक करोगे तो यू विल गेट समथिंग 7, और 7 के साथ आप क्या प्लस कर सकते हो? आपको 15 मिले, 8, ये ले सकते हैं हम, करेक्ट। अगर आप ऐड करते हो इसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट आपके कवर हो गए हैं, और फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। 3 वाला आप ले चुके हो, 2 वाला आप ले चुके हो, है ना, 1 वाला हो गया आपका, 5 वाला आप ले सकते हो, ये भी हो गया, 6 7, एक आप 9 के साथ ट्राई कर सकते हो, 9 वाला भी होगा, 9 और 6 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 5 आ गया, 15 11 भी हो गया, 12। तो बेसिकली आपके सारे कवर हो गए। तो आपको कितने पेयर्स मिल रहे हैं इधर? इफ यू विल काउंट, यू आर गेटिंग पेयर 4। ओके, 4 पेयर आपको मिल रहे हैं। एक तो ये है 1 14, 2 13, 4 11 and 7 8. So the answer would be option number C, which is 4. Okay, so इसको आप कैसे लिखोगे? 10 का आंसर C, which is 4, करेक्ट।
सो रिमेंबर, जब आप ऑलरेडी HCF निकाल चुके हो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन निकल गया। अब जो बाकी है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नहीं है इसका मतलब किसी कॉमन टेबल में भी नहीं आएंगे, तो यू विल लुक फॉर ओनली एंड ओनली फॉर co-prime numbers. Okay, so let's do question number 11. If the area of the base of a right circular cone is 51 centimeters square and its volume is 85 centimeters square, then the height of the cone is given as, देखो वॉल्यूम में यहाँ पे वैसे तो क्यूब होना है, ओके, इसको फिक्स अप कर लेना। 85 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ओके। वॉल्यूम्स कभी भी स्क्वायर्स में नहीं होती, वॉल्यूम इज ऑल अबाउट सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक कोन बनाएंगे, ओके। कोन का वो बोल रहे हैं कि जो बेस है दैट इज सर्कुलर बेस, ठीक है। एरिया of the base of a right cone, circular cone is 51 सेंटीमीटर, ओके। तो ये जो एरिया है इस कोन का of the base of a right circular cone, ठीक है, that is 51 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ओके। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे देन द हाइट ऑफ द कोन इज गिवन। अभी हमें हाइट ऑफ द कोन निकालना है, ओके। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम हमें गिवन है। पर अगर आप ये देखोगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जो बेस है वो किस शेप में है, सर्कुलर है ना। तो सर्कल का क्या एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर एंड स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका मतलब बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का मतलब एरिया ऑफ सर्कल ही है, ओके। और वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51, करेक्ट, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है मैं उसको इसके साथ इसकी जगह लिख सकती हूँ, ओके। सो वॉल्यूम इज गिवन विच इज 85, ओके। 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आई विल राइट 51 एंड हाइट, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 85 देन यू कैन जस्ट सॉल्व इट लाइक 3 times 1 7 21 आ गया आपका। हाइट निकालने के लिए 85/17 एंड इफ यू विल सॉल्व दिस इट विल गो विद टाइम्स 5। तो हाइट आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, डी ऑप्शन, ओके। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन फॉर 11th क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर, सिंपल। तो आप उसमें से देख लिया करो, एरिया का फॉर्मूला यूज करके कुछ हो रहा है तो वॉल्यूम का, तो आंसर अपने आप उसमें से कुछ ना कुछ करके निकल जाता है, फाइन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's do question number 12. If zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, जिसमें से a और c is not equals to 0 are equal, then what? Okay, तो जब zeros of the quadratic polynomial equal होते हैं तो हमारा जो discriminant है वो 0 हो जाता है, okay। और discriminant का फॉर्मूला क्या होता है, that is b square minus 4ac, okay। Now you can just take 4ac दूसरी साइड which is like equals to, और अब वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों तरफ स्क्वेयर रूट कर सकती हूँ ताकि मुझे स्क्वेयर हट जाए b का, so that I could get b alone। यहाँ पे 4ac अंडर द रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका b रूट में 4ac, ठीक है। अब हम इनकी कंडीशन रीड करते हैं कि अब इसके अकॉर्डिंगली सी बी मस्ट हैव ऑपोजिट साइन। अब देखो सी है और बी की बात हो रही है, तो अभी तो बात कर ही नहीं सकते बिकॉज बी तो वैसे भी पॉजिटिव है, ठीक है। और रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव साइन नहीं हो सकता, तो अगर सी नेगेटिव है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन है सी एंड ए मस्ट हैव ऑपोजिट साइन। सी एंड ए की बात करते हैं जो दोनों रूट के अंदर है। देखो अगर मैं ऑपोजिट साइन रखती हूँ, इफ आई एम कीपिंग सी लाइक नेगेटिव और ए को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन है सी बी मस्ट हैव सेम साइन। अब सी और बी की बात करें वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सी पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है बट अगर ए नेगेटिव हो गया वो भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।
तो ये भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करता. C एंड A मस्ट हैव सेम साइन. अब देखो ये वाली कंडीशन भी तब आएगी जब A और C सेम साइन में होंगे और वो भी पॉजिटिव क्रिएट करेंगे. ठीक है, हो सकता है अगर A और C दोनों नेगेटिव होंगे तब भी मुझे पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी मुझे पॉजिटिव में आंसर मिलेगा. तो ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, और उसके बाद मेरे दोनों ही पॉजिटिव में आ जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 12th के लिए. सो let's go to the next question. 13th. Okay, 13th में वो बोल रहे हैं the area in centimeter square of a sector of a circle of a radius is 21 centimeter. ठीक है, cut off by an arc of length 22 centimeter. अब यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस उन्होंने हमें दे दिया. ओके, सो सर्कल का रेडियस उन्होंने दिया है 21 सेंटीमीटर. तो ये हमारा 21 हो गया. अभी नेक्स्ट वो हमें बता रहे हैं कि इसमें जो सेक्टर है, एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस ये है, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ. अब जो आर्क है यहाँ की, तो मतलब ये मेरा सेक्टर हो गया, ये मेरा 21 सेंटीमीटर है, इट्स एन रेडियस. ओके, ये जो आर्क है दैट इज 22 सेंटीमीटर. तो अगर ये रेडियस 21 है तो डेफिनेटली ये भी 21 सेंटीमीटर होगी. करेक्ट. तो यहाँ पे रेडियस गिवन है 21, आर्क हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है हाफ टाइम्स रेडियस टाइम्स आर्क. ओके, तो हमारा रेडियस है 21, आर्क है 22. तो यहाँ पे हम कैंसिलेशंस करेंगे, ये आ जाएगा 11. बस अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो आप इसको लिख सकते हो, 13th का आंसर है सी, विच इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14. इसकी कंडीशन है इफ टू ट्राइंगल्स जो है ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर है. ओके, और इन्होंने हमें ए बी डी ई एफ और एफ डी के मेजरमेंट्स दिए हैं. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है. तो पहले तो हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उनको नेम करेंगे ए बी एंड सी. ओके, सेकेंड ट्राइंगल डी ई एंड एफ, और ये दोनों सिमिलर है. इसमें से ए बी है हमारा 6 सेंटीमीटर, डी ई है हमारा 9, ई एफ 6 सेंटीमीटर एंड एफ डी है हमारा 12 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग कि जब टू ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड्स का रेशियो. ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, तो वो इक्वल होंगे ऑपोजिट साइड्स के रेशियो की. ठीक है, सो AB अपॉन DE. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ABC तो हमें निकालना है, बट व्हाट अबाउट पेरीमीटर ऑफ DEF, तो पहले वो निकाल लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू, आप इसमें प्लस करोगे सारी साइड्स को, 12 प्लस 9 प्लस 6, और आपका आंसर हो जाएगा 27. ओके, 27 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर ऑफ ABC क्या है वो हमें नहीं पता. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इसको ऐसे लिखेंगे, DEF होगा आपका 27, AB आपकी 6 गिवन है और DE भी आपका गिवन है विच इज 9. ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 और ये 3 टाइम्स 9. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया 18. ओके, 18 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन C is the correct option. So ऐसे 14, C part 18 centimeter is the correct answer. Okay. Let's do the next question, number 15. If the probability of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be vowel, okay, is this, then x is equals to what?
प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमारे को वोवल की इस पूरे मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है उसमें से, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे मैथमेटिक्स कितने लेटर्स से बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो इसका मतलब हमारा टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम कितना है, अभी जस्ट कैलकुलेट किया वो था, कितना काउंट्स थे, 11 काउंट्स थे, ठीक है। अभी वो बोल रहे हैं हमें क्या, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए हमारे को, वी नीड अ वॉवल, ओके। तो इसमें देखो आपके वॉवल्स कितने हैं, ए, ई, देन ए अगेन और आई। तो वॉवल वैसे होते ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। वॉवल्स होते ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं, करेक्ट। इसमें से आप देखो कितने हैं आपके पास, 4 है। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, क्योंकि हम तो वॉवल्स देख रहे हैं इस मैथमेटिक्स लेटर में से। सो बेसिकली इसमें से वी हैव 4 आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics is favorable upon total outcome। बट ये वाली प्रोबेबिलिटी तो इन्होंने मुझे ये भी दिया हुआ है कि वॉवल की प्रोबेबिलिटी ये है, ये भी मेरी वॉवल की प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन विच इज 2/2x+1। तो मैं इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दूंगी, ओके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है। बस अब आप इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यू विल गेट 22, then you will get 8x plus 4, ओके। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, विच इज लाइक 18 is equals to 8x, ओके। सो x आपका कितना आएगा, अब आप इसको 8 को नीचे ले आओ, x is equals to this, 2 times 9 is 18, 2 times 4 is 8। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 9/4। सो ऑप्शन नंबर B is the correct answer, ओके। तो यहाँ पे आप x यहाँ पे लिख लो या यहाँ लिखोगे, रहेगा आपका ऐसे ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप 8 को लिख दो, यहाँ पे x लिखे रहने दो, तब भी आपका यही रहेगा, ओके। तो कहीं आप इसको यहाँ लाते लाते इसको रिवर्स या रेसिप्रोकल मत कर देना, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग आंसर हियर, ओके। सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट वन विच इज 16th। सो इन दिस क्वेश्चन ए का पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी है, सी है और डी है, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ व्हाट। अब पहले तो हम ना इसको कार्टेशियन प्लेन से ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए, ओके। तो लेट्स जस्ट मेक द थिंग्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वी विल मार्क द पॉइंट्स, जैसे कि ए हमारा 0 9 पे है तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पॉजिटिव ए 0 और 9 पे लाई कर रहा है, ओके। तो x मेरा 9 है, y मेरा 0 है, दिस इज पॉइंट ए। b इज 9 -6, 9 मेरा क्या है x पे और -6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, -6 पे मेरा y है, ओके। सो ये हो गया पॉइंट b विच इज 9 -6। c मेरा -9 और 0 पे है, दैट मीन्स ये x पे ही है, ये 0 हो गया तो 1 -2 3 4 5 और ये 6 7 8 एंड 9। तो ये पॉइंट मेरा हो गया C विच इज -9 0, ठीक है। और ये D जो मेरा है दैट इज -9 और 6, -9 मतलब x का -9, ठीक है, और 6 पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया इधर, करेक्ट। ये मेरा डी पॉइंट है विच इज 9 नेगेटिव एंड 6, करेक्ट। चलो इसको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर हम सबको ज्वाइन करेंगे तो लेट्स सी हमारी शेप क्या बनती है, ओके।
अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स है. ओके, अगर आप देखोगे यहाँ 9 से स्टार्ट हुआ और इधर भी ये 9 के पास ही गया. ठीक है, यहाँ पे वो -9 है, नेगेटिव बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स है और नीचे बेस भी स्ट्रेट है. जब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन्स होती है तो हमें कौन सा एंगल मिलता है? 90 डिग्री. ओके, अब देखो अगर ये मेरा ऑलरेडी 90 है तो अगर मुझे ये पूरा एंगल चेक करना है ना, उसके लिए आई नीड दिस एज वेल. तो डेफिनेटली वो कुछ अगर 10 भी होगा तो वो मोर देन 90 हो जाएगा. तो अगर मुझे रेक्टेंगल चाहिए या स्क्वायर चाहिए उसके लिए तो मुझे 90 ही चाहिए एंगल्स. तो इसका मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर तो ये है ही नहीं 100%. ओके, क्योंकि एंगल बड़े हो जाएंगे 90 से. अब बचे हमारे पास पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम. देखो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में एक चीज कॉमन है कि ऑपोजिट साइड सेम होती है, बट ट्रेपेजियम की दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल नहीं होती. सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है. ठीक है, बट पैरेललोग्राम में बोथ द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो अभी अगर मैं चेक करूंगी, ये मेरा 90 क्रिएट कर रहा है और ये भी 90 बना रहा है, तो ये भी 90 बना रहा है और डेफिनेटली इन दोनों के सामने तो ये दोनों पैरेलल हैं और बल्कि इन दोनों की लेंथ भी सेम है. ठीक है, तो पैरेलल के लिए वी आ गया लाइक दिस एरो थिंग एंड इक्वल्स के लिए ये आ गया. तो मतलब ये इक्वल भी है दोनों लाइंस, सी डी और ए बी मेरा इक्वल भी है और पैरेलल भी है. ठीक है, बट अगर मैं इधर से देखूंगी डी सी और बी ई, अगर आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे आप देखोगे तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम आ रहा है. ओके, आप देखो -9 से 9 तक और ये भी -9 से 9 तक, तो ये भी आपकी इक्वल है. सो ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड सिर्फ एक साइड की इक्वल होती है, बाकी दोनों ऑपोजिट मतलब स्लांटिंग होती है या बिल्कुल भी वो मैच नहीं करती है. तो जब आप ये देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दैट इज अ पैरेललोग्राम. ओके, सो ऑप्शन C is the correct one, which is a parallelogram. ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस अगर आप कार्टेशियन प्लेन बना के करते हो तो बहुत बहुत इजी हो जाते हैं, बिकॉज आपको ये रीजन बिहाइंड पता चल जाता है कि क्या रीजन हो सकता है. लाइक अगर वो 90 बना रहा है और भी एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली रेक्टेंगल स्क्वायर तो वहीं कट हो जाएगा. और इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज पता होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बी केयरफुल और प्रॉपर्टीज आप अच्छे से रीड करके जाना. ओके, so let's do question number 17. The median of a set of 9 distinct observation is 20.5. If each of the observation of a set is increased by 2, then the median of a new set is what? Okay, इन चार options में से वो क्या होगा जो इस पे सूट करेगा. तो let's just see कि पहले आप 9 distinct number ले लो. तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ओके, अभी मीडियन क्या होता है? मीडियन हमेशा सेंटर नंबर होता है. ओके, जैसे कि 1 2 3 4 आप इधर से ले लो, 4 आप इधर से ले लो, तो ये हमारा सेंटर नंबर है. ओके, यहाँ पे मीडियन हमारा 5 है. करेक्ट, तो अभी हम इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं. आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि मीडियन है हमारा कोई भी 9 नंबर्स है. पहली बात, मीडियन कैसे निकलता है? जब कभी भी कोई भी नंबर्स आपको दिए होंगे पहले आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, उसका सेंटर नंबर आपका मीडियन होगा. करेक्ट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्लेस किया है. अब वो बोल रहे हैं कि जब आप उसके हर नंबर को 2 से ऐड कर दोगे. ठीक है, यहाँ पे आपने 2 ऐड किया, यू गॉट 3, फिर 2 ऐड किया, यू गॉट 4, 2 ऐड करने से यू गॉट 5, यहाँ पे आपका ऐड करने से यू गॉट 6, 2 ऐड करने से 7, 8, 9, 10 एंड यू गॉट 11. तो यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है? क्योंकि आपने 2 ऐड किया है तो डेफिनेटली सब में 2 का गैप है. तो यहाँ पे अगर मेरे सारे ही नंबर 2 स्किप किए हैं और वही चीज मेरी इफेक्ट की है मीडियन को, तो मेरे मीडियन में भी 2 ऐड हुआ है. तो वही ये पूछ रहे हैं कि जब आपके मीडियन का सेट है 9 नंबर्स का, आप उस सब नंबर्स में 2 ऐड करें तो मीडियन भी आपका इंक्रीज बाय 2 ही होगा. ओके, सो दैट्स व्हाट द आंसर इज, ऑप्शन नंबर ए, विच इज इंक्रीज बाय 2. Let's do question number 18 now. The length of a tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center of a circle is. So basically हमें length of a tangent find करनी है circle की. तो पहले हम एक circle draw करते हैं. We have a circle जिसमें कि radius given है which is 9. Okay, यहाँ पे वो बोल रहे हैं अगर आपके पास 9 सेंटीमीटर का रेडियस है और आपके पास एक टेंजेंट है सर्कल की. ओके, वो है ऐसे. ओके, और वो बोल रहे हैं कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द
सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो मतलब जो मेरे सेंटर ऑफ द सर्कल से ये टेंजेंट को के एंड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है, ओके, दैट इज 41 सेंटीमीटर. So the length of a tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center of the circle. तो distance कितना है, इसके कितना दूर है ये center से 41 centimeter. तो बस यहाँ पे we will use the Pythagoras theorem because tangent है और ये radius है, ये हमारा 90 degree बना रहा है. So let's do the hypotenuse का square which is equals to square of both the sides. तो मुझे साइड में ही पता, तो मैं इसको x लेट करती हूँ. ओके, सो 41 का स्क्वायर इज 1681 81 x स्क्वायर. ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू विल गेट 1600 x स्क्वायर. दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर दोगे एंड यू विल गेट दिस. ओके, नाउ 1600 का यू विल गेट अ 40 एज अ x. तो x आ गया आपका 40 सेंटीमीटर. ओके, सो ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 18, 40 सेंटीमीटर. गॉट इट? सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ. अब 19 20 क्वेश्चन असर्शन और रीजन के हैं, तो आपको असर्शन भी रीड करके उसको देखना है whether it's true और false, रीजन को भी, और दोनों एक दूसरे को सुटेबल है कि नहीं दोनों के एक्सप्लेनेशन के लिए, ये भी आपको चेक करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 19. द नंबर 5 at the power of n cannot end with the digit 0 where n is a natural number. देखो n हमारा नेचुरल नंबर है. ओके, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. तो अगर मैं n की जगह 5 एट द पावर ऑफ 1 लिख रही हूँ तब भी मुझे 5 मिलेगा. n टू द पावर ऑफ 2 लिखूंगी तब मुझे 25 मिलेगा. और अगर मैं और चेक करती रहूंगी तो आई एम गेटिंग 125. तो ऐसे ही मेरे नंबर एट द एंड ऑफ 5 आएंगे बिकॉज लास्ट नंबर मेरा 5 है. ठीक है, तो मैं 5 को ही बार बार मल्टीप्लाई करती रहूंगी, तो आई विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू 5 एट द एंड. तो ये मेरा बिल्कुल ट्रू है कि मेरा जीरो तो नहीं आएगा. ओके, तो रीजन है अ नंबर एंड्स विद जीरो इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5. तो एक नंबर तभी जीरो पे एंड करेगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे. तो ये आप चेक कर सकते हो आपको 10 मिलता कब है. 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 5. करेक्ट. तो आपको कोई भी नंबर होगा ना जिसका प्राइम फैक्टर्स कर रहे हो उसमें 2 और 5 जरूर होगा. आप देख के ही देख करके देख लो, अगर आप 100 का कर रहे हो देन ऑल्सो यू गोना गेट. हाँ, ये अलग बात है कि जितने टूज होंगे जितने फाइव्स होंगे आपको उतनी ही जीरोस मिलती रहेंगी. बट कभी भी एक नंबर एंड विद जीरो तभी होगा प्राइम फैक्टराइजेशन जब उसकी 2 और 5 होंगी. ओके, तो ये भी ट्रू है. तो अब आप इन 4 ऑप्शंस में से इससे रिलेटेड देखोगे. अब आपने ये देखना है कि क्या ये रीजन वैलिड है इस assertion के लिए. तो बिल्कुल ये वैलिड है बिकॉज द नंबर एंड्स विद जीरो इफ द प्राइम फैक्टराइजेशंस कंटेन 2 एंड 5. बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सिर्फ 5 है और 5 के ही पार्ट्स चेंज हो रही है, तो आपको 2 तो नहीं मिलने वाला. ओके, सो डेफिनेटली these both are correct. So option A for question number 19, both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. Okay, so let's do question number 20. 20 में assertion है if cos A plus cos square A is equals to 1 then sin square A plus sin at the power of 4 is also equals to 1. So given क्या है, given है कि cos A plus cos square A is equals to 1. करेक्ट. तो यहाँ से आपको cos A, आप इसको इधर ले जाओगे you will get cos square A. करेक्ट. तो cos A is equals to 1 minus cos square is equals to sin square A. करेक्ट. तो अब हम यहां यूज करेंगे इस चीज को, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन एट द पावर 4 ए इज इक्वल टू 1. तो इसको रिप्लेस करेंगे. साइन स्क्वायर क्या है हमारा, कॉस ए, और यहाँ पे साइन एट द पावर ऑफ 4 को आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, और 2 को बाहर भी लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है, कॉस ए, और ये 2 है ना बाहर, तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर ए दिस टाइम. सो यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या था, 1, एंड दैट्स व्हाट यू गॉट. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स गेट इनटू द रीजन नाउ. रीजन में दे हैव गिवन अस
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1. सो अगर आप देखोगे तो हमने यही आइडेंटिटी यूज़ की है, करेक्ट. तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये जस्ट हमने प्रूफ भी किया और ये आइडेंटिटी भी है. तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो ट्रू and assertion is also true. So you will go with the option A. Both assertion A and reason R are true, and reason R is correct explanation of assertion A. Okay, got it? So that's how we have completed with the MCQ part. And अगर आपका ये सब कुछ सही होता है, if you get the questions right, तो ये 20 marks का section है. So yeah, so read the questions properly and then do the things. Okay. So students, I have completed the MCQ questions till the question number 20. The remaining questions will be discussed in the next video. So please watch the next part. Thank you for watching.